स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, वो उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उन सब की जानकारी आपको इस वाले टॉपिक में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और प्राइमरी डाटा कलेक्शन की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है ना। प्राइमरी डाटा कलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट वो है का मेथड है ये। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ये चल रहा है, ठीक है ना। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रश्नावली को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आज हम करेंगे, ठीक है ना। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना साथियों। दोस्तों, इसके अंदर हम क्वेश्चन के अंदर में हम इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, प्रकार क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके दोष या सीमाएं क्या हैं, उनको उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, चालू करते हैं। प्रश्नावली क्या है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली जो है दो शब्दों के की संधि है, ठीक है ना। प्रश्न जनाम जमा में आवली, ठीक है ना। तो मतलब जो की संधि है जो प्रश्नों की सूची, कतार, पंक्ति, श्रृंखला का अर्थ देती है। अर्थात दोस्तों, ऐसी ऐसी ऐसे मतलब ऐसा प्रपत्र जिसमें कई सारे प्रश्न हो और वो एक कतार में हो, श्रृंखला में हो, पंक्ति में हो, तो वो प्रश्नावली कहलाती है। यहाँ प्रश्नावली से तात्पर्य शोध कार्य में प्रयुक्त होने वाले उद्देश्यपूर्ण शोध प्रश्नावली से है। मतलब यहाँ जो प्रश्नावली हम बोल रहे हैं उसका मतलब वो है जो शोध कार्य में यूज होती हो और जिसका कोई उद्देश्य हो, ठीक है ना। क्या उद्देश्य हो, तो आप जब शोध कार्य करोगे तो उसके अंदर जो प्रश्नावली होगी उसका उद्देश्य क्या होगा, डाटा एकत्रित करना, तथ्य एकत्रीकरण करना, ये सब क्या होगा, प्रश्नावली से ही एकत्रित होंगे, ठीक है ना। प्राथमिक आंकड़े एकत्रण करने के लिए यह विधि अत्यंत लोकप्रिय है। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज के टाइम में प्रश्नावली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इसमें प्रश्न खुले और बंद प्रकृति के दोनों से होते हैं, ठीक है ना। खुले अर्थात आप अपने विचार लिख सकते हो, ठीक है, आपके अनुसार क्या उत्तर है आप लिख सकते हो। और बंद प्रकृति का मतलब ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी। तो ये बंद प्रकृति का हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये बंद प्रकृति का हो जाएगा और ये खुली प्रकृति का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, और दूसरा ये है कि ये उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। जब हम अनुसूची कर रहे थे, अनुसूची में क्या था कि जो शोधकर्ता होता है वो उत्तरदाता से प्रश्न करता है और उत्तरदाता जब उस प्रश्न का उत्तर देता है तो उस उत्तर को अनुसूची में भर दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये उत्तरदाता को पकड़ा दिया जाता है, प्रश्न की सूची जो होती है उत्तरदाता को भर दे दी जाती है और वो स्वयं खुद भर के हमें वापस देता है, ठीक है। ये डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती है और ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा भी इसको भेजा जा सकता है, ठीक है। उत्तरदाता प्रश्नावली को भरकर वापिस शोधकर्ता के पास लौटा देता है। अब ये डेफिनेशन है गुड्डे व हट के अनुसार। जो बच्चे एमए में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपका मैनेजमेंट में किसी भी सब्जेक्ट में वो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो पीएचडी कोर्स वर्क है, तो वो इस डेफिनेशन को लिख देंगे तो भी क्या बोलते हैं, उनको अच्छे पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा प्रपत्र होता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चननेयर होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है, ठीक है ना, और भर के फिर शोधकर्ता को वापस लौटा देता है। इसी को प्रश्नावली कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है हम उसको देखते हैं। एज अ मेथड, ठीक है ना, एज अ मेथड है ना, मेथड है ना, ये एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन का एक मेथड है। तो उस मेथड के अनुसार इसकी क्या क्या विशेषताएं हम उस पर जिक्र करेंगे, ठीक है ना। बाद में प्रश्न कैसे होने चाहिए वो वाली विशेषताएं करेंगे। अभी प्रश्नावली एज ए मेथड। शोध प्रश्नावली किसी विषय या समस्या से जुड़े प्रश्नों की लिखित सूची होती है। ये क्या होती है, एक लिखित सूची होती है और किससे, जो आपने विषय चुना है उससे और समस्या से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। आप जो प्रश्नावली दोगे वो आपके विषय से जुड़ी होगी या समस्या से जुड़ी होगी, ठीक है ना। इसमें प्राय सरल, व्याख्यात्मक और बंद प्रकृति के
प्रश्न होते हैं। तो क्या होते हैं, सरल मतलब वो सरल होंगे, कोई मुश्किल नहीं होंगे कि जिसका आप जवाब ना दे पाओ, ऐसे नहीं होते हैं। व्याख्यात्मक हो सकते हैं, मतलब उसमें 4-5 लाइन आपको उत्तर के रूप में 4-5 लाइन लिखनी पड़ सकती है। और बंद विकल्पों वाली हो सकती है कि मतलब ABCD इस तरह के आपको विकल्प दे दिए जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इससे डाक या ईमेल के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजा जाता है, ठीक है ना। और उत्तरदाता बाद में इसे उत्तरदाता इसमें अपने उत्तर देकर इसको वापस आपके पास भेज देता है। इसका उपयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है। तो मतलब इसमें दोस्तों प्रश्न होता है और लिखित रूप में होता है, और ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों के लिए है जिनको पढ़ना लिखना आता हो। अगर उन्हें पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, तो वो ना, या तो वो पढ़ नहीं पाएंगे या उसको लिखित रूप में आपको उत्तर दे नहीं पाएंगे, ठीक है। इसे व्यापक क्षेत्र और अधिक संख्या वाले निदर्शन में प्रयोग, मतलब दोस्तों जब आपका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो और आपको जिनसे उत्तर लेना हो, आपके उत्तरदाता बहुत दूर दूर हों, तो ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, ठीक है। और उनकी संख्या भी ज़्यादा हो, है ना, तो आप कम समय में ऐसे इतने लोगों के पास नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। और अगर जाने की कोशिश भी करेंगे तो आपका बहुत पैसा लगेगा, काफ़ी खर्चा होगा। आप सपोज कर लो कि आपको 10 लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और वो काफ़ी दूर दूर फैले हुए हैं, और आप 10 लोगों को लगा रहे हो कि एक उत्तर प्रदेश गया, एक मध्य प्रदेश गया, एक महाराष्ट्र गया, एक वहाँ गया वहाँ गया, तो 4-4 5-5 हज़ार रुपये का एक बंदे पे खर्चा आएगा, और आप 10 के पीछे 50-60-70 हज़ार रुपया दे आओगे। लेकिन यहाँ क्या है कि आप डाक के जरिए या मेल के जरिए, ठीक है ना, डाक या मेल के जरिए, ईमेल के जरिए, ठीक है ना, ईमेल के जरिए आप भेज दोगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया इसमें, ये अधिक संख्या पे भी काम करेगा, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र बड़ा होगा ना, बड़े क्षेत्र पे भी काम करेगा, ठीक है ना। प्रश्नावली उपकरण उन्हीं मुद्दों के लिए काम में लिया जाता है जो सुगम, सरल और सबकी समझ में हो। तो मतलब ये ऐसे मुद्दों पे ही प्रश्नावली बनाई जाती है जो सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से सामने तो होंगे नहीं समझाने के लिए कि भाई ये मुद्दा क्या है, मसला क्या है। तो इसमें ऐसे मुद्दे लिए जाते हैं जो सामान्यतः सबको समझ में आ जाएं, ठीक है ना, जैसे पर्यावरण से संबंधित मुद्दा हो गया, ठीक है ना, महिला उत्पीड़न से, अधिकारों से संबंधित ऐसे मुद्दे लिए जाते हैं जो सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। प्रश्नावली में उद्देश्यपूर्ण तथा क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न रखे जाते हैं, मतलब प्रश्न वो होंगे जिनका कोई उद्देश्य होगा और वो क्रमबद्ध तरीके से रखे जाएंगे, मतलब एक के बाद एक। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चनएयर कितने हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है दोस्तों संचरित प्रश्नावली, ऐसी प्रश्नावली जिसे उत्तरदाता के पास जाने से पहले निर्धारित किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उत्तरदाता के पास गए और फिर आपको याद आया आपने एक क्वेश्चन जोड़ लिया, नहीं। इसमें क्या होगा, उत्तरदाता के पास जाने से पूर्व ही आप निर्धारित कर लो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं, ठीक है, और इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये संचरित प्रश्नावली होती है। असंचरित प्रश्नावली जैसी कोई चीज़ होती नहीं है दोस्तों, ठीक है, और बहुत सारे विद्वान तो इसे प्रश्नावली नहीं मानते हैं, ठीक है ना। इसे क्या मानते हैं, वो मानते हैं एक प्रकार से मार्ग निर्देशिका मानते हैं, ठीक है ना। क्या मार्ग निर्देशिका, ये मार्ग निर्देशन करती है कि भाई आपको प्रश्न को किस विषय में प्रश्न पूछने हैं, किस तरह के प्रश्न होने चाहिए, और कैसे और उसके उत्तर कैसे होने चाहिए, बस इतना ही ये करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। तो इसे प्रश्नावली ना होकर साक्षात्कार में सहायता देने वाली निर्देशिका सूची बोल सकते हैं। साक्षात्कार में भी क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है ना, कि उसमें निर्देश होते हैं कि भाई आपको इंटरव्यू में आपको निर्देश दिए होते हैं कि आपको किस तरह से इंटरव्यू लेना है, किस तरह के प्रश्न पूछने हैं, ठीक है ना, और कितने समय में पूछना है, वगैरह वगैरह। तो असंचरित प्रश्नावली ये होती है जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है, और एक मात्र निर्देशिका की भांति वो कार्य करती है। अब बंद प्रश्नावली क्या होती है दोस्तों, बंद प्रश्नावली वो होती है जिसमें ऑप्शन सिलेक्टेड होते हैं, ABCD निश्चित विकल्प होते हैं, या तो ये या ये, इसमें किसी एक पे टिक लगाना होता है। तो क्या होता है, निश्चित विकल्प होते हैं, निश्चित विकल्प होते हैं, आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना, आपको अपने विचार लिखने की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे, निश्चित विकल्प होंगे, ठीक है। जैसे इससे प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रश्नों के समक्ष उत्तर के रूप में सीमित विकल्प होते हैं, ठीक है, जिसमें से किसी एक को उत्तरदाता द्वारा चुना जाता है, अर्थात उत्तरदाता के पास सीमित संख्या में उत्तर रहते हैं। इससे शोध का सारणीयन एवं विश्लेषण कार्य सरल हो जाता है। हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कैसे सारणीयन और ये सब सरल होता है। जैसे आपसे उत्तर पूछा, आपने 100 लोगों को
प्रश्न दिया, प्रश्न भेजा, क्या भेजा? घरेलू हिंसा का कारण है, क्या है? पहला एक कारण आपने दिया नशा, ठीक है। बी कारण दिया अशिक्षा, सी दिया रूढ़िवादिता, और डी दिया बड़ा परिवार, ठीक है ना, बड़ा परिवार। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। हेलो, वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या ये 4 ऑप्शन दिए और आपने 100 लोगों से पूछा, तो 100 में से 55 लोगों ने कहा कि नशा है, 25 लोगों ने कहा शिक्षा है, 10 लोगों ने कहा रूढ़िवादिता है और 10 लोगों ने कहा बड़ा परिवार, ठीक है। तो आप जब एक सारणी बना लोगे, ठीक है ना, कौन सी सारणी? विकल्प एक, नशा को कारण मानने वाले कितने हैं? 55 हैं। अशिक्षा को मानने वाले 25 हैं, 10 रूढ़िवादिता को, 10 बड़े परिवार को कारण मानते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या है कि विश्लेषण कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? विश्लेषण, कि सबसे अधिक नशा घरेलू हिंसा का कारण नशा है, क्या है? नशा है, ठीक है ना। और सबसे कम कारण क्या है? रूढ़िवादिता, और आपका बड़ा परिवार जो है सबसे कम कारण है। तो क्या है, इसमें विश्लेषण और सारणीकरण करना बिल्कुल सरल हो जाता है। खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली ये हो जाती है कि भाई आपको कुछ स्थान दे दिया जाता है, रिक्त स्थान दे दिया जाता है, इसमें आप अपने अपने हिसाब से उत्तर लिखते हो, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर विकल्प ना होते हैं, इसमें विकल्प ना देकर खाली छोड़ दिया जाता है तथा उत्तरदाता अपनी इच्छा से उत्तर देता है, उसे खुली प्रश्नावली कहते हैं। इस विधि में विभिन्न प्रकार के उत्तर प्राप्त होते हैं, किंतु शोधकर्ता के लिए कोडिंग, सारणीकरण और विश्लेषण कार्य जटिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हर कोई लिखेगा तो अपने हिसाब से लिखेगा, ठीक है ना। अब मान लो किसी ने ये लिख दिया कि भाई आपने पूछा कि घरेलू हिंसा का क्या कारण है, घरेलू घरेलू हिंसा का क्या क्या कारण है। तो इसमें किसी ने लिख दिया कि भाई नशा नशा और अशिक्षा है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसकी कोडिंग करनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि इसने दोनों का उत्तर दे दिया है। अब कोडिंग नहीं कर पाओगे, इसका क्या बोलते हैं, विश्लेषण करने में भी दिक्कत आएगी, सारणीकरण करने में भी दिक्कत आएगी। तो क्या है, जब खुली प्रश्नावली हो तो कोडिंग, सारणीकरण और विश्लेषण में दिक्कत आती है। चित्रमय प्रणाली, अब भाई कई से लोग होते हैं अशिक्षित होते हैं, ठीक है ना, या कम शिक्षित होते हैं, तो उनको चित्र के माध्यम से विकल्प दे दिया जाता है। क्या होता है, चित्र के माध्यम से विकल्प दे दिया जाता है, तो इसी को चित्रमय प्रश्नावली कहते हैं, ठीक है। मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें भाई बंद और खुले दोनों तरह के प्रश्न होते हैं, कि जैसे आपके अनुसार घरेलू हिंसा का कारण नशा है या नहीं, ठीक है ना। आपके कारण घरेलू हिंसा का कारण नशा है या नहीं, तो दो विकल्प हैं, या तो है या नहीं है। और दूसरा इसमें पूछ लिया व्याख्या करके बताओ, व्याख्या करके करके बताओ। तो आपको इसमें दो विकल्प में, या तो है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना, इसकी व्याख्या भी करनी है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ये मिश्रित प्रश्नावली हो गई, एक प्रकार से क्या हो गई, मिश्रित प्रश्नावली हो गई। एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं, हमने अभी पूछा था कि भाई एज ए मेथड, और अब हम समझेंगे एक क्वेश्चन के का जो समूह है या क्वेश्चन है उसकी क्या विशेषताएं हैं, हम उसमें करेंगे डिस्कस। इसमें प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए दोस्तों, क्या होनी चाहिए, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। प्रश्नों की अगर संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बताता हूँ। अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो बता देता हूँ मैं, एक मिनट, आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उत्तरदाता आपका क्वेश्चन उठाएगा और उसको कूड़ेदान में फेंक देगा, ठीक है ना। अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्यों, क्योंकि दोस्तों आप इसमें क्या होता है, समय लगता है, टाइम लगता है, ठीक है ना। आपने प्रश्न रख दिए 40-50 क्वेश्चन रख दिए, ठीक है, और इसमें लग रहा है 40 से 50 मिनट, है ना, 40 से 50 मिनट लग रहा है,
मिनट लग रहा है, ठीक है ना। लिखने का काम ज़्यादा हो रहा है, लिखने का काम ज़्यादा है, लिखने का कार्य ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप किसी से कोई जानकारी ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसका समय नहीं बर्बाद कर सकते, ठीक है ना। थोड़ा 5-10 मिनट तक ठीक होता है, इससे ज़्यादा समय आप किसी का नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपको आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो आपको प्रश्न कम से कम रखने हैं, ठीक है ना, कम से कम। और ज़्यादातर प्रश्न कैसे होने चाहिए, जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, ठीक है ना, हाँ या ना में हो, ताकि वो कम समय में आपका जवाब दे सके। वरना अगर उसका ज़्यादा समय लगेगा तो वो इरिटेट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन पत्र उठा के फेंक देगा कूड़े में, कूड़ेदान में, ठीक है ना। प्रश्नों की संरचना इस प्रकार की हो कि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना हो ना हो, मतलब ऐसे प्रश्न आपको नहीं बनाने जो जिसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना हो, ठीक है। पर्सनल सरल और स्पष्ट और एकार्थी होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, साफ दिखने चाहिए, और उनका अर्थ एकार्थी होना चाहिए, मतलब एक अर्थ वाले होने चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न पूछ लोगे जिसके दो अर्थ होंगे तो क्या होगा कि वो समझ में उत्तरदाता को समझ में नहीं आएगा और वो आपको गलत सूचनाएं दे सकता है। प्रश्न एक दूसरे को पुष्ट करने वाले होने चाहिए, मतलब प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे से संबंधित हो और एक दूसरे को पुष्ट करते हों, ठीक है ना, और क्रमबद्ध तरीके से हों, ठीक है। प्रश्नों की प्रकृति ऐसी हो, ये ऐसी है, ऐसी हो कि वांछित सूचनाएं और प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त किया जा सके, ठीक है। प्रश्नों की भाषा अशिष्ट न हो, कैसी हो, शिष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, शिष्ट। क्योंकि दोस्तों, जैसे आपने कोई क्वेश्चन बना दिया कि तुमको क्या तुम्हारे हिसाब से घरेलू हिंसा का कारण है, घरेलू हिंसा का कारण है, ठीक है ना। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ऑप्शन दे दिया A B C D, लेकिन जैसे ही वो तुम पढ़ेगा ना, है ना, जैसे ही वो तुम पढ़ेगा तो वो चिढ़ जाएगा, वो कहेगा यार ऐसे, आप यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपके अनुसार, आपके अनुसार, ठीक है ना, अनुसार। ऐसे अशिष्ट भाषा का यूज नहीं करना है। अगर ऐसे तुम जैसे वर्ड अगर लिखेंगे या अशिष्ट भाषा को प्रयोग करेंगे तो क्या करेगा, वो आपका क्वेश्चन एयर उठाएगा और कूड़ेदान में फेंक देगा, ठीक है ना, वो नहीं देखेगा, वो आपको जानकारी नहीं देगा। सूचनाएं आपको चाहिए, जरूरत आपको है, और आपको शिष्ट भाषा यूज करनी है। जरूरत ना हो तब भी शिष्ट भाषा यूज करनी है। प्रश्न निर्माण से पूर्व विषय की विस्तृत व्याख्या की जाए। अब दोस्तों, जैसे कि आप क्वेश्चन नियर से पहले आपकी जो समस्या है, आपका जो विषय है, ठीक है ना, उस पे कम से कम एक पैराग्राफ, 2-4 पैराग्राफ जरूर उसके ऊपर लिखे होने चाहिए, ठीक है ना, लिखा चाहिए, ताकि आप उसे बता सको, ठीक है ना, किसको, उत्तरदाता को बता सको, अपना उद्देश्य बता सको, अपने शोध का उद्देश्य बता सको, और उस समस्या के बारे में बता सको, और उसको विश्वास दिला सको कि भाई आपके द्वारा दी हुई सूचनाएं गुप्त रहेंगी, ठीक है ना, गोपनीय रहेगी, किसी तीसरे पक्ष के पास नहीं दी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि प्रश्न के निर्माण से पूर्व विषय के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया जाए। जैसे घरेलू हिंसा के बारे में बताया जाए कि आज के टाइम में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी और महिलाओं को इतने अधिकार देने के बावजूद भी हमारे समाज में घरेलू हिंसा अभी भी बनी हुई है, ठीक है। और कुछ आंकड़े दे दिए जाएँ कि 2000 में इतनी घरेलू हिंसाएं हुई, 2010 में इतनी हुई, ठीक है। कुछ कानूनों की व्याख्या कर दी जाए, ठीक है, और फिर अपने उद्देश्य बताया जाए कि मेरा उद्देश्य जो है घरेलू हिंसा का गहन अध्ययन करना है और इस समस्या को समाप्त करने के लिए सुझाव देना है, ठीक है ना। और आपके द्वारा दी गई सूचना मेरे पास गोपनीय रहेगी और किसी तीसरे पक्ष के पास नहीं जाएगी। इस तरह से आप विषय की विस्तृत व्याख्या कर देंगे ना, तो एक तो उत्तरदाता को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये किस संबंध में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और ये भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये सूचनाओं का गलत मिसयूज नहीं करेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना, विषय की विस्तृत व्याख्या नहीं करोगे, तो आपका क्वेश्चन नियर जाएगा कहाँ, हाँ समझ गए आप लोग। प्रत्येक प्रश्न के सामने उत्तर के लिए रिक्त स्थान होना चाहिए। मतलब आपने कोई प्रश्न ऐसा पूछा है, कि जिसके लिए 4 लाइन चाहिए, कितनी चाहिए, 4 लाइन चाहिए, और आपने जगह कितनी छोड़ी है, सिर्फ 1 लाइन की, कितनी, एक लाइन की जगह छोड़ दी कि, तो और उसमें उत्तर आ नहीं सकता, इसमें उत्तर आ नहीं सकता, उसको तो 4-5 लाइन चाहिए। तो क्या होगा, ऐसा प्रपत्र
नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए जिसमें उचित स्थान हो, ठीक है ना। जितना चाहिए हो, आवश्यक हो, 4-5 लाइन होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे नहीं हो कि उत्तरदाता को उत्तर देने में आपत्ति हो। आपने कोई ऐसा किसी से किसी की जाति पूछ लो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए कि आपत्ति ना हो किसी को। लंबे प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछ लो कि जिसके उत्तर बहुत लंबे हों, तो आपका जो या फिर आपने जितने क्वेश्चन पूछे उसमें 2 आवर्स बेकार हो रहे हों, आवर्स आपका उत्तरदाता के बेकार हो रहे हो, तो उत्तरदाता चिढ़ जाएगा और आपका क्वेश्चन पेपर उठा के डाल देगा कहाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। उसके बाद प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए दोस्तों, और कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हर किसी को समझ में आ जाए। अब कोई आप किसी उससे तमिलनाडु के उससे तमिल भाषी क्षेत्र से कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आपने उसके पास क्वेश्चन हिंदी में भेज दिया, तो वो क्या होगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। तो आपकी भाषा का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसको इंग्लिश में भेज दो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेज दो, ठीक है, या तमिल में भेज सकते हो तो तमिल में भेज दो, ठीक है। तो ये भाषा का बहुत ध्यान रखना होता है, और ऐसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। टाइप करवा के भेजो, बहुत अच्छा है ना, टाइप में स्पष्टता ज़्यादा रहती है। या आप हाथ से लिख रहे हो तो ऐसा लिखो कि सबके समझ में आए दोस्तों, ठीक है ना। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं कई बार जब साउथ इंडिया में जाता हूँ तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती है और मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती है। तो वहाँ पे इंग्लिश एक कारगर भाषा होती है, ठीक है ना। तो आप उस ऐसे में क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो। प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुँचे, है ना। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना आपका वो नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे क्या बोलते हैं, आप किसी से घरेलू हिंसा पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप उससे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि आपकी घरेलू हिंसा आप घरेलू हिंसा के शिकार हो, तो वो बताएगी हाँ। आप फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि आपके संग कितनी बार घरेलू हिंसा हुई है, तो उसने कह दिया कई बार। फिर आप उससे दोबारा पूछ रहे हो कि कितनी बार हुई है, 100 बार, 200 बार, किससे मारा, डंडे से मारा, उससे पीटा, ठीक है, या फिर आपका सर फोड़ दिया, है ना। तो उतनी ही जानकारी लो जितनी ज़रूरत है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है इसके अंदर, ठीक है। प्रश्नावली का आकार, रंग, कागज इत्यादि आकर्षक होने चाहिए। तो आकर्षक होंगे तो और अच्छा है, और टाइपिंग किया हो तो और अच्छी बात है। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन नया आया था, उसमें 40 से 50 क्वेश्चन थे। क्या थे, 40 से 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट अच्छा कुछ क्वेश्चन ये था कि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नया था। नंबर 2, इसमें जब क्वेश्चन इंग्लिश में था, ठीक है ना, कुछ वर्ड ऐसे थे कि जो मेरी समझ से बाहर थे, समझ से बाहर थे। मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी उस क्वेश्चन नेयर को भरने में, और उसमें मेरा 40 से 50 मिनट लग गया। 40 से 50 मिनट क्या, इससे ज़्यादा ही लग गया, मतलब मेरे सवा घंटे के आसपास लग गए मेरे को। तो और बाकी मैंने भी 1-2 को शेयर किया तो उनको भी आपत्ति हुई। प्रश्नों का दोहराव था, प्रश्नों का दोहराव था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, कुछ प्रश्न कम महत्व के थे। तो आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई प्रश्नों की संख्या कम से कम रखनी है, ठीक है ना, कम से कम रखनी है। और इंग्लिश आप कोशिश करो कि दोनों 2 भाषा में हो, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में दोनों में हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हिंदी की जगह वहाँ की क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, ठीक है ना, क्षेत्रीय भाषा भी ली जा सकती है, ठीक है। वर्ड्स ऐसे हों जो समझ में आए, ऐसा ना कोई आप वर्ड डाल दें कि वो डिक्शनरी या गूगल करना पड़े, नहीं। समय 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, एक क्वेश्चन नियर में 10-15 मिनट का टाइम ही लगना चाहिए। प्रश्नों का दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्नों का दोहराव ये जो होता है इरिटेट करता है। कुछ प्रश्न कम महत्व के हैं, इनको ड्रॉप कर दो, क्या कर दो, ड्रॉप कर दो दोस्तों, इनको छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये विशेषताएं हैं एक प्रश्न की, ठीक है। अब प्रश्नावली का महत्व क्या है, विशाल जनसंख्या का अध्ययन। अब भाई जब आपके पास सैंपल साइज बड़ा हो, 2000 हो, 3000 हो, और क्षेत्रफल बड़ा हो, तो ये विधि बहुत काम करेगी। आपको क्या करना है, मेल के माध्यम से भेज देना है बस, ठीक है ना। कम खर्चीली है दोस्तों, और सरल है, सुविधाजनक है। सरल इसलिए है कि हर किसी को मेल करना आता है, हर किसी को डाक खाने में जाके डाक डालना आता है।
तो इससे क्या होगा कि खर्चीली कम है, ये कम खर्च हो जाएगा और सुविधाजनक भी हो जाएगी। फिर कम समय लगेगा और श्रम भी कम लगेगा, आपको मेहनत भी कम है। आपने मेल बनाया, क्वेश्चनियर उसके अंदर बनाया और सबको उसमें डाल दिया, आपने सीसी में डाल दिया और एक बटन दबाया और चला गया, तो आपका टाइम भी कम लगा और श्रम भी कम लगा। वस्तुनिष्ठता की संभावना अर्थात पक्षपात का अभाव है, पक्षपात का अभाव है, क्योंकि आप और आपका उत्तरदाता आपके आमने सामने नहीं है, तो आप एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते अपने मूल्यों से, ठीक है ना। सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता है, तो सांख्यिकी विश्लेषण में इसलिए सहायता है कि जैसे ऑप्शन दे आपने, घरेलू हिंसा का कारण है, घरेलू हिंसा का कारण कारण है, ठीक है ना। तो आपने ए दिया क्या बोलते हैं नशा, बी दिया क्या बोलते हैं अशिक्षा, सी दिया आपने रूढ़िवादिता। वाह क्या राइटिंग है यार। रूढ़िवादिता, और आपने डी दिया परिवार का बड़ा परिवार, ठीक है ना, क्या बड़ा परिवार। तो 100 लोगों से आपने ये क्वेश्चन पूछा, 55 ने नशा बताया, 25 ने अशिक्षा बताया और 10-10 लोगों ने रूढ़िवादिता और बड़ा परिवार बताया। तो आप क्या करोगे, सांख्यिकी विश्लेषण कर लोगे इसके अंदर, ठीक है ना, कि 55% लोग क्या हैं नशे को प्रमुख कारण मानते हैं, ठीक है, और सबसे कम 10 को मानते हैं। तो क्या सांख्यिकी विश्लेषण करने में बहुत आसानी है। सूचना की पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है ना, आपने 100 लोगों को भेजा, आपको आप दोबारा 100 लोगों को भेज दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डाटा सही आया कि नहीं आया, पुनरावृत्ति कर सकते हो। या 5 या 10 लोगों का क्वेश्चन नेयर सही नहीं आया, क्वेश्चन मतलब उन्होंने प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए, प्रश्नों के उत्तर अधूरे दिए, गलत दिए, जो भी दिए, ठीक है ना, तो आप उन पे दोबारा भेज दो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, पुनरावृत्ति संभव है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये इस वजह से प्रश्नावली का अधिक महत्व है, ठीक है ना। प्रतिनिधात्मक निदर्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों क्या है कि इसमें आपको नहीं पता कि उत्तरदाता ने ही उत्तर दिए हैं, कि उत्तरदाता ने ही उत्तर दिए हैं। हो सकता है किसी और ने उत्तरों को भर दिया हो, या हो सकता है उत्तरदाता ने किसी और को क्वेश्चन नेयर दे दिया हो कि आप उत्तर भर दो, ठीक है ना, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि भाई उत्तरदाता इच्छुक ही ना हो, दाता इच्छुक ना हो होता है ना कई बार, फालतू के लोगों को लगता है यार ये तो क्या फालतू का काम आ गया, और वो अपने मन से ही उल्टा सीधा जो टिक जहां मर्जी टिक मार के आपको वापस भेज दे। हो सकता है वो उत्तर दे ही ना, हो सकता है उत्तर दे ही ना, है ना। हो सकता है भाई ये आपका पत्र कहीं खो जाए, पत्र खो जाए। हो सकता है कि भाई आपका गल जाए या फट जाए, है ना, फट या गल जाए या गल जाए। तो ये सारी ये भी क्या है, इसकी सीमाएं हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से प्रतिनिधात्मक निदर्शन नहीं है दोस्तों ये, ठीक है ना, इसमें विश्वसनीयता का अभाव इसी कारण से गहन अध्ययन में अनुपयुक्त है। इसके अंदर सरल प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन गहन अध्ययन वाले क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछ सकते, आप गहन अध्ययन नहीं कर सकते। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसी के उत्तर मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे साक्षात्कार है, साक्षात्कार में हम क्या करते हैं, डेप्थ इंटरव्यू कर लेते हैं, उसके मन के अंदर घुस जाते हैं, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन तब तक लगाते रहते हैं जब तक हमें उत्तर ना मिल जाए। इसके अंदर ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव है, भाई आमने सामने तो होते नहीं है, तो व्यक्तिगत संपर्क का अभाव रहता है। उत्तरदाताओं के अस्पष्ट लेख, कई से लोगों की भाषा बहुत गंदी होती है जिससे जो समझ में नहीं आता है, जैसे कि मेरी भाषा, है ना, मेरी भाषा भी ऐसी है, मेरी भाषा अस्पष्ट है, तो ऐसा ये भी एक प्रॉब्लम है। सार्वभौमिक प्रश्न रखना असंभव है, ऐसे प्रश्न जो सार्वभौमिक हो उनको रखना बड़ी दिक्कत है। निर्वचन तथा व्याख्या की समस्या, अब दोस्तों अब आमने सामने होते हैं जैसे आपका इंटरव्यू में, तो हम व्याख्या कर देते हैं, या सामने वाले को प्रश्न समझ में नहीं आता है
या समस्या या विषय समझ में नहीं आता है तो वो पूछता है, तो हम व्याख्या करके उससे समस्या के बारे में बता देते हैं। लेकिन प्रश्नावली में हम व्याख्या नहीं कर सकते, और अगर व्याख्या नहीं करेंगे और उत्तरदाता को समझ में नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। और अगर आप लोगों को समझ में आया है वाकई में, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है ना। फिर तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना, आप खुद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और वो होगा हमारा वो टॉपिक होगा हमारा केस स्टडी। केस स्टडी ज़रूर पढ़ना भाई, ये आता ही आता है पेपर में, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है केस स्टडी।